दोस्तों, आज हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, क्योंकि महत्वपूर्ण अनुच्छेद के जरिए हम पॉलिटी को बहुत हद तक याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग अनुच्छेद के बारे में। हम लोग देखते हैं सबसे पहले भाग एक। भाग एक में बोला गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें टोटल अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य का विलय, इन राज्यों का जो विलय हुआ है वो संविधान के तहत ही हुआ है। और इनमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग पुनः निर्माण कर सकते हैं नए राज्यों का। तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 2 देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 में किया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें वैसे राज्य आएंगे जो पहले भारत के हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में इनका भारत में विलय कर लिया गया था। ऐसे राज्यों में हमारा सिक्किम जो राज्य है उसका विलय भारत में हुआ था, जो कि पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा इसे भारत का सह राज्य बनाया गया था और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को है। नए राज्यों का निर्माण से मतलब है कि अभी वैसे राज्य जिनको टुकड़ों में बांटकर नया राज्य बनाया गया है, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, यूपी से उत्तराखंड बना और बिहार से झारखंड बना। जो छत्तीसगढ़ बना था हमारा, वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। और जो हमारा उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड 8 नवंबर 2000 को बना था, जबकि झारखंड जो बना था वो 15 नवंबर 2000 को बना था। नए जो नामों में परिवर्तन है ये भी संसद करती है और अनुच्छेद के तहत ही करती है। जैसे कि ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसे अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन अधिनियम से बाहर रखा गया है। अर्थात इसमें संशोधन करने से राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भाग 2। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। तो हम 5 से 11 अनुच्छेद 5 की बात कर लेते हैं। तो 5 में बोला गया है संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता से संबंधित है। इसमें बोला गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व जिनका जन्म भारत में हुआ है वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, या जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसके अलावा संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व तक ये भारत में रहा हो। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें बोला गया है कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो उसे कुछ शर्तों के साथ नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता के बारे में प्रावधान है। इसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो और पुनः 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, उसे कुछ शर्तों के साथ
क्या है, नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में बोला गया है कि भारतीय मुल्क के विदेशों में बसने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है, यानी कि वैसे व्यक्ति जो विदेश में या तो कुछ व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 10 में बोला गया है नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार नागरिक के पास सुरक्षित रहेंगे। क्या बोला गया है कि नागरिकता संबंधी जितने भी अधिकार है वो नागरिक के पास सुरक्षित रहेंगे। उसके अलावा देख लेते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून या अधिनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इसी के अनुच्छेद 11 के तहत ही नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था। ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था, इसके तहत 5 तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी। पहला, जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। चौथा, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। और पांचवा, अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। देख लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। पहला क्या था, जन्म के आधार पे नागरिकता की बात की गई थी। दूसरा, वंश परंपरा के आधार पे नागरिकता की बात की गई थी। तीसरा, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता की बात की गई थी। चौथा, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता की बात की गई थी। और पांचवा, अर्जित भूभाग के आधार पे नागरिकता की बात की गई थी। इसके अलावा 1955 के नागरिकता अधिनियम में ही 3 तरह से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता था। पहला, या तो स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करते हैं। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब। और तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिए जाते हैं। तो एक पॉइंट अगर हम लोग को याद रहेंगे तो बहुत से क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और हमारा प्रयास होगा कि ये अनुच्छेद का जो वीडियो है वो धीरे धीरे आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको सहयोग मिले परीक्षा की तैयारी करने में। और ये हमारा प्रयास निरंतर रहेगा। धन्यवाद।